से आज जेकेपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट 3 आपके सामने आ चुका है। इससे पहले के 2 मॉक टेस्ट उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर देखे होंगे। आज थर्ड मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करे जा रहे हैं। जेकेपी के एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाए जा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट्स कवर करे जा रहे हैं। जो मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 वाली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, इन दोनों के लिंक आपको या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे या तो आप प्लेलिस्ट आके देखोगे जेकेएसएसबी एग्ज़ाम क्वेश्चन वाली, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। एक बार फिर से हमेशा की तरह आपने बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए में है केरला, बिहार, यूपी या फिर वेस्ट बंगाल। तो देखिए यहाँ पर अगर इस टॉपिक से एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन बना भी हुआ है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार की रही है। अभी नया सेंसस तो आना भी पुराने के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो बिहार की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो 1102 थी। मतलब 100 किलोमीटर एरिया में जो इतने लोग वहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप इतने समझिए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसके, बिहार की है। बिहार के बाद अगर सेकंड नंबर आता है तो वह वेस्ट बंगाल का आता है। फर्स्ट नंबर पे बिहार है, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल और थर्ड नंबर पे केरला आपको देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट पहले 3 आपको पता होने चाहिए। बिहार की सबसे ज़्यादा, बिहार की बाद आपको वेस्ट बंगाल पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल को केरला आपको देखने को मिलता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर आ रहा है, कहा जा रहा है द माउंटेन पीक, एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ये कौन सी माउंटेन रेंज पर आपको देखने को मिलता है। देखो, माउंट गॉडविन ऑस्टिन की बात करें, इसका जो फेमस नाम है वो K2 के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट के बाद जो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पीक आती है वो यही K2 ही आती है, फिर इसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये K2 की बात करें, माउंट गॉडविन ऑस्टिन की बात करें, कौन सी माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलता है, आपसे वो पूछ जा रहा है। तो काराकोरम रेंज में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8611 मीटर की आपको हाइट इसकी देखने को मिलती है। यहाँ से एक क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बताना है कि हिमालय की बात करें, जिसके बारे में आपको बोल रहा हूँ कि सबसे हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट कितनी है मीटर में बताना है, डेसिमल के साथ में। जो नया डाटा आया है वो हाइट आपने बताना है कि हिमालय की जो लेटेस्ट हाइट है वो कितनी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अकर्ड इन विच ईयर। जो पहली लड़ाई थी इंडियन इंडिपेंडेंस की वो कौन से साल में लड़ी गई। 1857, 60, 70 या 85। तो 85 में तो आईएनसी की फाउंडेशन हुई थी ना, लेकिन जो पहली लड़ाई है इंडिपेंडेंस वाली 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, इसको कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कहा जा रहा है कौन सा आर्टिकल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है अनटचेबिलिटी के साथ साथ। बार बार लगातार अगर 2 MCQ, 2 लास्ट के मॉक टेस्ट की बात करूंगा, बार बार आपको फंडामेंटल राइट्स के मैं MCQ डिस्कस करवाता जा रहा हूं। तो आज सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। अनटचेबिलिटी का बात करेंगे, अनटचेबिलिटी से कौन सा आर्टिकल डील करता है आपको वो पता होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अनटचेबिलिटी से डील करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। कहा जा रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MG नरेगा। MG नरेगा की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो MG से बन जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसकी अगर हम बात करें 2005 में पास करा गया था और इम्प्लीमेंट 2006 से ही हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक से डाटा है, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में जो रेनफॉल होता है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, मेन सोर्स क्या है रेनफॉल का इंडिया में। तो वो आता है साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कहा जा रहा है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली वुमेन जो INC की प्रेसिडेंट बनी वो कौन थी, सरोजिनी नायडू। नहीं, अगर आपसे पूछा ना कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC ऑफ इंडियन ओरिजिन या फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन जो कि INC की पहली प्रेसिडेंट भी बने, आपसे अगर वो पूछ जाता हम बोलते सरोजिनी नायडू। लेकिन सिंपल आपसे पूछेगा पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी INC की वो कौन थी, वो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एनी बेसेंट कब बनी, 1917 में बनी। और सरोजिनी नायडू की बात करेंगे ये कब बनी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ये आपके लिए टास्क रख रहा हूँ मैं। आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पे कहा जा रहा है द फेमस डांडी मार्च वॉज लेड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर।
दांडी मार्च की बात करेंगे, महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट करा गया था, कौन से ईयर में इसको स्टार्ट करेगा आपसे वो पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे दांडी मार्च की, तो देखिए ऐसा है दांडी मार्च की जब हम बात करते हैं, साल्ट मार्च के नाम से भी फेमस है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी ये फेमस है। साल्ट मार्च पूछे, दांडी मार्च पूछे या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पूछे तो वो 1930 आपको याद रखना है। और इस फेमस दांडी मार्च की बात करेंगे जिसको महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, 12 मार्च 1930 को आप सभी को पता अपने आश्रम साबरमती आश्रम से चले थे, और 6 अप्रैल 1930 को जो है वो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह पर पहुंचे थे, अगर आप बता सकते हो तो अच्छी बात रहने वाली। और 6 अप्रैल 1930 को आपको ईयर मेन याद रखना है कि 1930 को जो दांडी मार्च जो है वो लेड कर गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे चलेंगे, आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी के कल आपसे क्वेश्चन बना था कितने मेंबर हैं, आपको कहा था कि 5 परमानेंट होते हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो परमानेंट मेंबर में नहीं आता, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 5 परमानेंट मेंबर कौन से आपको वो पता होना चाहिए। सबसे पहला नाम चाइना जो परमानेंट मेंबर में आ जाएगा, दूसरे नंबर पे फ्रांस आ जाएगा, तीसरे नंबर पे रशिया आपको देखने को मिलेगा, यूके आपको देखने को मिलेगा, यूएस आपको देखने को मिलेगा। ये 5 जो परमानेंट मेंबर बन जाते हैं यूएनएससी के, नॉन परमानेंट चेंज होते रहते हैं। अभी फ़िलहाल की बात करूंगा, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कोरिया यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभी जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर ये 3 थे, कौन सा नहीं आपसे वो पूछा गया था। लेकिन कोरिया जो है वो यूएनएससी का अभी भी मेंबर है, नॉन परमानेंट कैटेगरी में कोरिया मेंबर है, जापान मेंबर है, वो और भी कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, 10 नाम आपको देखने को मिलेंगे, बट आपसे परमानेंट यहाँ पे पूछा गया था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किन्हें करा गया था, पहली वुमेन आपसे पूछा गया है, वो पहली वुमेन कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित करा गया, वो इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 को वो टाइम था जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, इसमें उनका रोल था, उसकी वजह से भारत रत्न से सम्मानित करा गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो हमारे इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। ये ऐसे क्वेश्चन का जो पीडीएफ आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाता है, ऑलरेडी पुराने पीडीएफ आपको मिले, ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से। कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वो भी हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पे से भी इसी नाम से है। और बाकी हमारी एप्लीकेशन पर कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेंगे। अपकमिंग एसआई का कोर्स वहाँ पे स्टार्ट किया जाने वाला है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्काउंट चल रहा है। जेकेपी की टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको आराम से मिलेगी, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सी रिवर ऐसे जो बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं गिरती है। गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ब्रह्मपुत्र का पानी बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, महानदी का पानी बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, नर्मदा का अरेबियन सी में जा रहा है। तो वही तो आपसे पूछा गया था कि किसका पानी बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरता, तो नर्मदा का नहीं गिरता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा है कि मेरी स्पीड बोलने की भी ज़्यादा रखता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। आपको अगर स्पीड ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को कम कर सकते हो। यूट्यूब में आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन, आप उसके अकॉर्डिंग स्पीड को मैनेज कर सकते हो, स्पीड को कम कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलना स्टार्ट कर दूंगा तो ये वीडियो बेकार में 1 घंटे की बन जाएगी, तो आपको भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन से आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। कौन सी स्टेट इंडिया की ऐसी जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ थर्मल पावर प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सीक्वेंस आपको याद रखनी है, सीक्वेंस बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जो थर्मल पावर प्लांट एक्टिव आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। तो पहला नाम महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा नाम है वो तमिलनाडु आ जाता है, तमिलनाडु को तीसरा नाम उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो ये 3 सीक्वेंस याद रखना, महाराष्ट्र फिर तमिलनाडु फिर उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट नंबर ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स की बात करेंगे, सीक्वेंस आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 13 की बात करें, कहा जा रहा है एंटोनिम ऑफ स्कैरसिटी का एंटोनिम क्या है। स्कैरसिटी का मतलब कम होना, तो कम होने का एंटोनिम अपोजिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा होना यानी कि अबंडेंट होना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 14 की बात करें, कहा जा रहा है विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड। कौन सा सेंटेंस इनमें से ऐसा जिसकी पंक्चुएशन सही तरीके से हुई है। सेंटेंस में क्या कहा गया, जॉन जो कि एक वकील है वो डिनर के लिए आ रहा है, जॉन जो कि एक लॉयर है वो वकील डिनर के लिए आ रहा है ना। तो जॉन
उसको अलग करना पड़ेगा, जो कि एक लॉयर है ना, उसको प्रोफेशन भी बता रहे हैं। तो नाम और प्रोफेशन को अलग करने के लिए मैं कॉमा को यूज़ कर रहा हूँ, वो यहाँ पर भी देखने को, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इज़ कमिंग टू द डिनर। अब ठहराव के बाद मैं बोलूँगा जॉन, जो कि एक लॉयर है, वो डिनर के लिए आ रहा है। थोड़ी सी ब्रेक लगा रहा हूँ, कुछ सेकंड भी मैं पॉज लगा रहा हूँ, तो मुझे कॉमा यहाँ पर भी आगे लगाना था। इसका मतलब जॉन और लॉयर कॉमा फिर इज़ कमिंग टू डिनर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, और आपको बताना चाहूँगा हमारी एक बर्निंग इशू के नाम से भी प्लेलिस्ट चल रही है, वो वीडियोस भी जाके ज़रूर देखिए। आपके लिए जनरल नॉलेज को बूस्ट करने का काम करती हैं, करंट अफेयर्स उसमें ऐड होते हैं, जनरल अवेयरनेस उसमें ऐड होती है। ये बर्निंग इशूज़ वाली जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर भी चल रही है, और दूसरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर भी चल रही है। आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, द ईडियम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या होता है? टू बी वेरी फर्स्ट 4 तरह के ऑप्शन दिए गए, तो इसका मतलब है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब है बिना हेजिटेशन के आप कुछ कर रहे हो, इमीडिएटली कर रहे हो, तो डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन आप कुछ करना स्टार्ट कर रहे हो, तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट का यही मतलब होता है। ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैनोनिम ऑफ लिथर्जिक। लिथर्जी का सैनोनिम सेम मीनिंग क्या होता है? लिथर्जिक मतलब बड़ा ही आलसी, बड़ा ही स्लो, है ना, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो उसका सैनोनिम मतलब सेम मीनिंग आपको बताया, तो वो लेज़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, होमोफोन से क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे, 17 18 दोनों होमोफोन से बने हुए। यहाँ पे कहा जा रहा है, इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। इवन एनिमल्स को भी डिफ़िकल्ट बन जाता है कि वो अपने लव्ड वंस के लॉस को जो बियर करें, सह सकें। तो अभी बियर कौन सा आएगा? ये तो बियर बालू वाला होता है, तो बियर ये वाला हमारे पास आ जाएगा कि इवन एनिमल्स के भी डिफ़िकल्ट बन जाता है कि वो सह सकें उनके लव्ड वंस के लॉस को। तो ऑप्शन नंबर डी बियर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कहा जा रहा है, द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वाज टायर्ड। डॉग ने अपनी वॉक के टाइम पे थोड़ा सा पॉज लिया और अपने पॉज को लिफ्ट करा ताकि वो इंडिकेट कर सके, बता सके कि वो थका हुआ था। तो उसने पहले जो पॉज लिया वो पॉज PAUS ही हो जाएगा। आपने जो पॉज उसने उठाया वो PAWS पॉज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाली जो सीक्वेंस हमें देखने को मिल रही है वो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी। इसी के साथ आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। बस आपने ज़रूर बताना है कि 50 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको तो पता लगेगा लेवल कितना है, बाकी को भी अपने लेवल का समझ जाएगा। आप भी बाकी के कमेंट देखोगे, आपको भी पता लगेगा कि तैयारी किस तरह की चल रही है। आप उसकी अकॉर्डिंग 2-3 दिन है अपने मैनेज वगैरह कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, हमारे सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, ललित आदित्य मुक्तापीठ की बात करेंगे, जो कि कारकुटा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। वो उन्हें किस वजह से जाना जाता है? और आपको बता दूं लेवल की बात करूँ, पेपर जो मॉक टेस्ट 1 था उसका लेवल ईजी था, 2 का थोड़ा उसे ईजी से मॉडरेट गया, आज का थोड़ा मॉडरेट आप बोल सकते हो, बिल्कुल भी मॉडरेट नहीं है, लेकिन हाँ ईजी और मॉडरेट थोड़ा ज़्यादा रखा गया, इस तरह से आप बोल सकते हो। जेकेपी के लेवल के, जेकेपी एग्ज़ाम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और कल का पूरा लेवल मॉडरेट होगा, फिर परसों मॉडरेट से हाई ऐसे चलता जाएगा। ललित आदित्य मुक्तापीठ की बात करें, जो कि कारकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, किस वजह से जाना जाता है? पहले में कहा गया एक्सपैंडिंग द टेरिटरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर को एक्सपैंड करने के लिए जाना जाता है। मार्तन सन टेम्पल को बिल्ड करा गया, इसके लिए जाना गया। श्रीनगर की सिटी को इस्टेब्लिश करा गया, या बुद्धिस्ट कल्चर को कश्मीर में लाया गया। तो जो फेमस है ललित आदित्य मुक्तापीठ की बात करेंगे, समुद्रगुप्ता कश्मीर कहा जाता है। फेमस किसके लिए थे? मार्तन सन टेम्पल को बनाया गया था, इसके लिए फेमस रहे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 की बात करें, कहा जा रहा है, कौन सी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसी जिसे स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया जो है गुलमर्ग को कहा जाता है। इन ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 की बात करें, कहा जा रहा है, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, आपने मुझे बताना है कौन सी रिवर पे ये बना हुआ प्रोजेक्ट, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, ये जो है वो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली है, ये बारामूला में है, लेकिन जो वाटर को ट्रांसफर करने का काम करता है वो बांदीपुरा साइड से पानी लेने का काम कर रहा है। तो अगर ऑप्शन में बारामूला तो हमें बांदीपुरा ही टिक करना पड़ेगा, ऐसे बारामूला तो बारामूला पे टिक कर देना, ठीक है। तो अभी ऑप्शन बारामूला नहीं है, बांदीपुरा टिक करेंगे, क्योंकि पानी बांदीपुरा साइड से आ रहा है, फिर जाके बारामूला प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। क्वेश्चन 22 की बात करें, कहा जा रहा है, इन विच ईयर वॉज द चिनानी नाशरी टनल इनाग्रेटेड जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में चिनानी नाशरी टनल का इनाग्रेशन कब करा गया? जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है, जो कि पटनीटॉप के पास आपको देखने को मिलता है। ये अगर चिनानी नाशरी टनल की बात करेंगे, इसका इनाग्रेशन जो जम्मू कश्मीर में कौन से साल में करा गया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 2017 में इनाग्रेशन करा गया था, 2011 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी गई, 2017 में कंप्लीट हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते इसकी इनाग्रेशन वगैरह करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है जम्मू गेट्स रेनफॉल इन विंटर सीजन ड्यू टू। जम्मू में अगर रेनफॉल होती है विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में रेनफॉल का रीज़न क्या है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो विंटर सीजन में जो रेनफॉल जम्मू कश्मीर में होती है, स्पेशली जम्मू की बात करेंगे, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। जम्मू में रेनफॉल होती है विंटर सीजन में इस वजह से, और कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है इस वजह से। किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलो, जेट स्ट्रीम बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सीजन इज नोन एज हरुड इन लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में हरुड जो कौन से सीजन को कहा जाता है? समर, स्प्रिंग, विंटर या ऑटम। तो ऑटम को जो हरुड के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन 25 की बात करेंगे। सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, वो किसके अंडर आता है? नॉर्थ वेस्ट डिवीजन, कपूरथला डिवीजन, फिरोजपुर डिवीजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जैड जिसको कहा जाता है, जम्मू तवी के नाम से जाना जाता है, ये आता है फिरोजपुर डिवीजन के अंडर, नॉर्दर्न इंडिया के फिरोजपुर डिवीजन के अंडर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सैफरन ग्रोन इन कश्मीर। सैफरन का और क्या नाम है जो कि कश्मीर में सैफरन देखने को मिलता है? तो कॉम्पोस्ट सैफरन को कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। सैफरन को केसर भी कहा जाता है, रेड गोल्ड भी कहा जाता है, गोल्डन जेस्ट भी कहा जाता है, और क्रोकस सैटिवस इसका बोटेनिकल नेम है। तो सभी के सभी नाम किसके? सैफरन के ही हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है। अब आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉन्ग बॉक्स देख के टिक करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट आपको फिर से बोलूँगा एग्जाम में आप बड़े सारे बच्चों के साथ ऐसा होने वाला है कि जो क्वेश्चन आपको आते होंगे, आपको उनका आंसर 100% पता होगा, फिर भी आप मिस्टेक करके आ जाओगे, आप जल्दबाजी करोगे, आपको ऊपर प्रेशर रहेगा। तो आपको ये सजेस्ट मैं करूँगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जब आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो कम से कम 10 सेकेंड का और टाइम ले लीजिए, बट उस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखिए, और फिर उसके बाद जो करेक्ट आंसर है वो ठीक कीजिए। आप जल्दबाजी में कर लोगे तो नेगेटिव मार्किंग है, आप पे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये ना होगा कि जब आप आंसर की देखोगे आपको लगेगा हो ये तो मुझे आता था, मैं गलत करके आ गया। तो अगर उस सिचुएशन से बचना चाहते हो तो जो क्वेश्चन आपको पता है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दो, लेकिन उस क्वेश्चन का सही आंसर टिक करके आओ, सोच समझ कर दो। जैसे आप मान लो आप केबीसी वाले सेट पर बैठ गए हो, तो अगर आपने गलती करी तो पैसे लॉस कर लोगे, तो वो पैसे तो आप एक ही बार में लॉस करते हो केबीसी में, लेकिन अगर आप यहाँ पे गलती कर बैठे तो पूरी ज़िंदगी के पैसे आपके लॉस हो जाएंगे। आप ये समझ के चलिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट आपके लिए रहेगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को कहना चाहूँगा मेरी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेजेंट सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर स्टेट के रहे थे, कब रहे थे? अभी तो ये जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, बट जम्मू कश्मीर स्टेट में भी ही एक बार चीफ मिनिस्टर रहे। वो टाइम पीरियड कब था आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 2008 से लेकर 13 तक जो है ये जम्मू कश्मीर के सीएम रहे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 की बात करें, कहा जा रहा है ट्रांजिशन पीरियड इंडस वाटर ट्रीटी का कब हुआ था। तो आपको पता होगा ट्रांजिशन पीरियड इंडस वाटर ट्रीटी का 10 ईयर्स तक चला था। तो स्टार्ट कब हुआ था? इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई 19 सितंबर 1960 को, लेकिन इफेक्ट पे आई थी 1 अप्रैल 1960 को। तो इस जो इफेक्टिव डेट थी वहाँ से 10 साल का टाइम लिया गया कि ट्रांजिशन पीरियड अभी खत्म होगा। तो इसके बाद 10 साल का टाइम पीरियड कब होगा? 1970 में। तो 31 मार्च 1970 को जो ट्रांजिशन पीरियड एंड करा गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 29 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विशनसर लेक की बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर के गांधरबल में आपको ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द आईटी मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का नाम बताइए। आपको हिंट देता हूँ, ये इंडिपेंडेंट मिनिस्टर रहे थे। तो सतीश शर्मा की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के आईटी मिनिस्टर भी आपको प्रेजेंट में देखने को मिलेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और ये करंट अफेयर जम्मू कश्मीर का जितना भी पोर्शन है, एक प्लेलिस्ट बनी अलग से नो जम्मू कश्मीर के नाम से, वहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हो। अभी भी 3-4 दिन का आपके पास टाइम है। जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपने नहीं पढ़ा, 8 से 10 वीडियोज़ है जो है टॉप वाली वीडियोज़ है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, या फिर आपके पास RTI एक्ट है, या फिर वेदर टॉप्स हैं जम्मू कश्मीर की, क्लाइमेट है जम्मू कश्मीर का, ट्रांसपोर्ट है। इस तरह की 4-5-6 वीडियोज़ देख लो आप, आपका मैक्सिमम पोर्शन जम्मू कश्मीर का वहाँ से कवर हो जाएगा। अभी कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहे हैं। क्वेश्चन 31 में कहा जा रहा है इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। तो अगर रैम की बात करें, रैम वोलेटाइल आ जाती है, बट नॉन वोलेटाइल है वो रोम हमारे पास आ जाएगी। तो रोम हमारे पास नॉन वोलेटाइल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से क्या है जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो वही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 38 33 की बात करेंगे, कहा जा रहा है ईमेल एड्रेस की बात करेंगे, .com का मतलब क्या होता है। या वेबसाइट भी कोई सर्च करते हो www. कुछ भी आप सर्च करोगे .com के, तो .com का मतलब क्या होता है, .com का मतलब होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, .in होता है उसका मतलब होता है इंडिया हो जाएगा इस तरह से ना, तो .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो .com का मतलब होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डोमेन नेम की जब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन में आएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज आउन बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कई तरह के होते हैं, ये याहू एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, यूट्यूब एक सर्च इंजन है, लेकिन कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के कंट्रोल में, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा हुआ, कौन सा सर्च इंजन है, वो है बिंग, जिसे बिंग भी कहते हो, फिर माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, कहा जा रहा है व्हाट डज द एक्रोनियम SEO स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन। आप कुछ भी जैसे यूट्यूब की बात करें, कोई भी वेबसाइट है, वहाँ पे SEO को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो SEO की फुल फॉर्म क्या है। SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 की बात करें, कहा जाएगा ऐसा डिवाइस है जिसका काम है प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ना और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये काम कौन करता है। आप सभी ने ये काम करा हुआ है, आपके फ़ोन में स्कैनर रहा होगा, आपने कभी ना कभी PDF वगैरह बनाए होंगे, तो प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ के तो उसे डिजिटल फॉर्म में PDF फॉर्मेट आपके सामने लाकर बना रहा है, तो वो कौन बना रहा है, स्कैनर बना रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवन कंप्यूटर के भी कुछ वीडियोज़ अपलोडेड है हमारे चैनल पर, जिसमें बेसिक वीडियोज़ हैं, एब्रीवेशंस हो गया, वो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, टर्मिनोलॉजी है वो कवर करवाए हुए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कवर करवाए हुए हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं, जनरेशंस कवर है, आप वो कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देख सकते हो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में 37 आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा है आपको वो बताना है। 1 2 3 10 नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे 1 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 7 का गैप है, ऐसे कुछ पैटर्न बन नहीं रहा। लेकिन मैं करूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, या फिर अगर मैं करूँगा कैसे कर सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 1 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करा जाए, जो भी नंबर मुझे दिए गए हैं, जिस पहले नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर करो, उसमें 1 ऐड कर दो तो हमारे पास 2 आ जाता है, फिर 2 है 2 का स्क्वायर करो 4 आ जाता है, फिर -1 करना है, मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर करके +1 करो, फिर नंबर का स्क्वायर का -1 करो, फिर 3 है 3 का स्क्वायर 9 +1 करा हुआ है 10। अब अगर 10 के बाद क्या क्या होगा, 10 का स्क्वायर -1, तो 10 का स्क्वायर 100 में से 1 माइनस करके 99, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 की बात करें, कहा जा रहा है इस सीरीज़ में रॉन्ग टर्म कौन से आपको वो बताना है। तो रॉन्ग टर्म के लिए आपको पैटर्न समझना होगा। देखो 2 और 6 में 4 का गैप है, 6 और 15 में 9 का गैप आपको देखने को मिल रहा है, 15 और 31 की बात करेंगे 16 का गैप देखने को मिल रहा है। तो पैटर्न समझ आ रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आगे 25 का गैप होना चाहिए था। तो क्या 31 और 56 में 25 का गैप है, बिल्कुल है। आगे इसके बाद अगर बात करें 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 से 6 का 36 का गैप होना चाहिए था। तो 56 और 36 के अगर हम गैप की बात करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाता है, 80 86 92 बन जाता है, यानी कि यहाँ पे 92 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 93 आया हुआ। इसका मतलब ये 93 है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन में 93 कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने एनालॉजिकल कैटेगरी से आया हुआ, आप क्वेश्चन बना हुआ कि हिप्सीफोबिया का जो रिलेशन है वो हाइट के साथ है, हाइलोफोबिया के साथ हो जाएगा। हिप्सीफोबिया मतलब हाइट का डर, हाइलोफोबिया मतलब फॉरेस्ट का डर, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में अगर यहाँ पे कहा गया है, कहाँ गया क्यों नहीं आ रहा, द डे बिफोर येस्टरडे वॉज सैटरडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। यहाँ पे कहा गया है डे बिफोर येस्टरडे वॉज सैटरडे, मतलब सैटरडे था, यानी कि जो कल से पुराना दिन था, येस्टरडे मतलब कल, द डे बिफोर येस्टरडे कल से भी जो पहले वाला दिन है वो सैटरडे था, यानी कि आज मंडे रहा होगा तो कल संडे रहा होगा, और डे बिफोर येस्टरडे मतलब संडे, येस्टरडे से भी पिछले दिन मतलब क्या रहा था, सैटरडे रहा था। वो ये कह रहा है कि द डे बिफोर सैटरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, जो कल के पहले वाले दिन था वो सैटरडे था। तो बताओ व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। तो आज हम यहाँ पर हैं, कल ट्यूसडे, कल के बाद वाला दिन वेडनेसडे हो जाएगा, तो ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 की बात करेंगे, स्टेटमेंट एजम्पशन से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में बना पे कहा गया है इफ़ इट इज़ ईजी टू बिकम अ डॉक्टर आई डोंट वांट टू बी डॉक्टर। स्टेटमेंट में कहा गया अगर ये आसान है डॉक्टर बनना तो मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहूँगा या नहीं चाहूँगी। एजम्पशंस में कहा गया है एक कैंडिडेट तो जो है वो प्रोफेशनल बनना चाहता है, और एजम्पशन 2 में कहा गया है एक जो है वो
कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हो कि जो कि हार्ड वर्क करके तो मिले। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको पहले स्टेटमेंट पढ़नी होती है, फिर एजम्पशन पढ़ने होते हैं। आपको ऑप्शन दिए होते हैं कि जो पहली एजम्पशन है वो सही है, दूसरी एजम्पशन सही है, फिर बोलता है कि दोनों एजम्पशन सही हैं, फिर बोलता है कोई भी एजम्पशन सही नहीं है। ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर अब देखो, अगर ध्यान दिया जाए तो ये स्टेटमेंट में बताने की कोशिश कर रहा है अगर डॉक्टर बनना आसान है तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहूँगा, मतलब ये बता रहा है कि जो चीज़ आसान है मैं वो नहीं करूँगा। तो अ कैंडिडेट वांट्स टू बी प्रोफेशनल, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करेगा वो प्रोफेशनल बनना चाहता है वो नहीं बनना चाहता, बट इतना मेंशन करेगा कि वो आसान काम नहीं करना चाहता। इसका मतलब वन वांट्स टू अचीव अ थिंग विच इज़ हार्ड अर्न्ड, मतलब वो ऐसा काम अचीव करना चाहता है कि बड़ी हार्ड वर्क से मिले। तो एजम्पशन 2 जो है वो सही देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, कहा जा रहा है, और आज आपको पता लगेगा एजम्पशन रीजनिंग में भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ द वर्ड लाइन इज़ कोडेड एज LMGJ, तो मिल की कोडिंग क्या हो जाएगी। देखो लाइन की कोडिंग क्या करी हुई है, LMG, और J कैसे करी हुई है, L 12 नंबर पे आता है, J 10th नंबर पे, तो 2 स्टेप माइनस किया हुआ है। I 9th नंबर पे आता है, G 7th नंबर पे 2 स्टेप कम किया हुआ है। O 15 नंबर पे, M 13 नंबर पे 2 स्टेप कम कर रहा है। 2 स्टेप कम कर रहा है और रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाना है। वैसे मिल्क की बात करेंगे, MILK मिल्क की बात करेंगे, M 13 नंबर पे तो 2 स्टेप कम करो, कितना 11, और 11 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लास्ट में के देखने को मिल रहा है, एक ही ऑप्शन है तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी वेरीफाई करना चाहते हो कि 11 नंबर पे तो 2 स्टेप माइनस करो 9, और 9वें नंबर पे आई आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 की बात करेंगे, एजर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन बना हुआ कहा जा रहा है। एजर्शन में कहा जा रहा है डायमंड, ये भी वैसे तो स्टेटमेंट कंक्लूजन आप ऐसे मान के, स्टेटमेंट दिया रीजन दिया है। जो एजर्शन है, डायमंड इज़ यूज फॉर कटिंग द ग्लास, डायमंड जो है ग्लास कट करने के काम आता है, और उसका रीज़न बताया गया है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो ज़्यादा होता है। तो अब ऑप्शन एक ऐसे होता है, इसमें बोलता है कि एजर्शन सही है लेकिन रीज़न फॉल्स है। सेकंड में कहता है कि एजर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न सही है। थर्ड में बोलता है ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों गलत हैं। फोर्थ में बोल रहा है दोनों सही हैं लेकिन जो इस बात का रीज़न बताया गया वो सही नहीं है। और लास्ट वाले में बोलता है कि दोनों सही हैं और जो रीज़न बताया गया वो सही रीज़न है इस बात का। ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। डायमंड जो है वो ग्लास को कट करने का काम आता है, बिल्कुल सही है। इसको एजर्शन 2 ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। क्या आप चेक करना पड़ेगा रीज़न फॉल्स है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का बिल्कुल 2.42 के आसपास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का देखने को मिलता है, तो ये रीज़न भी सही है, इसका ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो इन दोनों में से एक चेक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, देखो ये तो बात सही है कि डायमंड जो है वो ग्लास को कट करने का काम आता है, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसीलिए वो कट करने का काम आता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ एजर्शन एंड रीज़न इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीज़न जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन की, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 की बात करें, कहा जा रहा है लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, एक आदमी उसकी फ़ोटो की तरफ देखते हुए मोहन बोलता है, मोहन क्या बोलता है इस फोटो को देखते हुए, बोलता है हिज मदर, इसकी जो मदर है, इज़ द वाइफ, इसकी जो मदर है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, माई फादर सन, मेरे फादर के सन की वाइफ है। तो मोहन बोलता है मेरे फादर का जो सन है, मेरे फादर का सन मतलब मैं खुद ही हूँ, तो ये मेरी वाइफ है, ये जो लड़की है कौन है, मेरी वाइफ है। वो बोला आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई है नहीं, ना कोई मेरी सिस्टर है ना। तो आप मुझे बताओ ये पोर्ट्रेट जो है ये मोहन किसके पोर्ट्रेट पे देख रहा था, तो मोहन जो है वो अपने ही बेटे के फ़ोटो को देख रहा था, तो ही सन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मोहन एक फ़ोटो को देखते हुए बोलता है कि जो इसकी मदर है, ये जो फोटो में लड़का है इसकी जो माँ है वो कौन है, वो मेरे बाप के बेटे की बीवी है, तो मेरे बाप का बेटा मतलब मैं खुद ही, मेरी बीवी है वो, है ना। तो वो किसकी बात करता है, तो फोटोग्राफ में उसकी माँ की बात करता है, वो मेरी बीवी है, तो फोटोग्राफ में कौन हो जाएगा, उसका बच्चा हो जाएगा, उसका लड़का हो जाएगा। तो ही सन ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको फिर से बोलूँगा अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, जम्मू कश्मीर की प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग कुछ वीडियोज़ हैं वो जाके देख लो, आपके बड़ा काम आने वाला है। लास्ट के दिनों में आपके 4 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेते हो। क्वेश्चन 45 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट विल बी द मिसिंग लेटर्स इन द सीरीज़, एक सीरीज़ आपके सामने है EQFSHWKA डैश और TL, यानी ब्लैंक में क्या आ जाएगा, पैटर्न क्या है, E है, E में एक ऐड करो F, तो देखो पहले 5 है, पहली ब्लैंक की बात करते हैं, क्या पैटर्न चल रहा है, 5वें नंबर पे आता है ये 6ठे नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे, 11वें नंबर पे,
तो पहले +1 करा, फिर +2 करा, फिर +3 और +4 करना पड़ेगा। तो 11 में 4 ऐड करेंगे 15 और 15 नंबर पे ओ आता है, ओ से तुम्हारा एक ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। अभी आगे चेक करेंगे, हम ये नहीं बोल सकते क्यों, क्योंकि नन ऑफ द अबव भी है, तो सेकंड पे भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्यू है जो कि 19 नंबर पे आता है, एस 17 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है ना, यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह कर रहा हूँ क्या, ठीक है। क्यू जो 17 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, ए 27 आप बोल सकते हो दोबारा से। तो पहले 2 ऐड किया है, फिर 4 ऐड किया है, फिर उसके बाद आपको 2 ऐड किया है, फिर आपको 4 देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी है, 2 है, फिर 7 19वें नंबर पे आता है ना, तो 19 के बाद डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, तो 23 के बाद हमारे पास ए है, तो फिर से 4 ऐड किया हुआ है। तो उसके बाद अगर मैं फिर से 4 ऐड करना चाहूँगा, फिर मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, तो ए में 5 ऐड करूँगा 6 आ जाएगा। तो मेरे पास एफ़ आना चाहिए था, लेकिन सीक्वेंस थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पे लग रही है ना। अगर मैं सेकंड ऐड लिखना स्टार्ट कर दूँ, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे ए है, फिर ब्लैंक है, फिर एल है। तो क्यू आता है हमारे पास कितने नंबर पे, पी क्यू 17 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, ए आप 27 भी बोल सकते हो 26 नंबर पे, जेड आता है, ए 27 नंबर पे आता है। तो पहले कितना ऐड किया हुआ है, 2 ऐड किया हुआ है ना। फिर यहाँ पे 3 ऐड करना चाहिए था, यानी कि वी होना चाहिए था, फिर मैंने गलती कर दी लिखने में। अगर यहाँ पे वी होता तो मैं 3 ऐड करता, फिर मैंने 4 ऐड किया, फिर मैं 5 ऐड करता, तो 1 में 5 ऐड करो 6 एफ आता है ना, फिर 6 में 6 ऐड करो 12 आता। तो यानी कि मैंने ही मिस्टेक यहाँ पर करी है, यहाँ पे वी आना चाहिए था। तो इस तरह की मिस्टेक मेरे द्वारा करी गई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ओ एफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 56 की बात करेंगे, हम हमारे सामने स्क्रीन में अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लीजिए। क्वेश्चन 46 की बात करें, कहा जा रहा है x + y 174 के बराबर है, x हाफ है y का, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो x जो है वो हाफ है, किसका हाफ है, y का हाफ है। यहाँ से हम बोल सकते हैं x 2x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x है, x को वैसे ही रख दो, y की जगह आप क्या लिखो, 2x लिख दो, ये किसके बराबर, 174 के बराबर हो जाएगा। तो 2x + x 3x जो है वो 174 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड में चल जाएगा, तो 174/3 कर दो, इसको काटना स्टार्ट कर दो, 3 को 5 से करो 15, 24 3 है तो 24, तो 58 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 की बात करें, कहा जा रहा है द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹720। जब एक आर्टिकल को 720 रुपये में बेचा गया, सेलिंग प्राइस के साथ ये 720 रुपये में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितना आया, 20% का प्रॉफिट आया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। तो आप बोलोगे 720, ये 100 यहाँ पे जाकर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 120 अभी डिवाइड आ जाएगा जब मैं दूसरी तरफ आऊँगा, इक्वल्स टू CP। इसको कैलकुलेट करना है, 0 0 काट दो, 6 2 12, तो 6 मतलब 6, 6 2 12, ये 0 का 0 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, तो 2 6 12, यहाँ पे 600 के आसपास मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 की बात करेंगे, हमारे सामने स्क्रीन में आ रहा है, ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके 50 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और इस सीरीज़ आपको किस तरह की लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट डिजिट। इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट में केस में क्या करते हैं, सबको छोड़ दो, जो यूनिट डिजिट में आपको नंबर देखने को मिलते हैं सिर्फ उस पर फोकस करना होता है, उन सभी को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12, एक तरफ 12 लिख दो और एक तरफ 6 लिख दो जो बच गया था। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, तो यूनिट डिजिट में 2 आपको देखने को मिल रहा है, तो 2 आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सभी नंबर का सम करो, अगर वो 9 के टेबल में आता है तो पूरे नंबर 9 के टेबल में आ जाएगा। इन सभी का सम करो, 5 6 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 5 31, 31 9 के टेबल में है तो उसको काट दो। 5 9 9 6 15, 15 तो 5 20, 20 3 23, 23 37, ये भी नहीं आता है ना। 8 8 16, 16 और 4 20, 25 5 3 36, ये 36 आपको देखने को मिले 9 के टेबल में आता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 9 के टेबल में आ जाएगा। और आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपसे पूछा बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। तो 7 और 10 की बात करेंगे, यहाँ पे पहले 3 ऐड करेंगे तभी 10 आएगा, है ना। पहले +3 किया है, फिर -2 किया है, +3 किया -2 गया, +3 का क्या मुझे -2 करना था, तो 12 में से 2 माइनस करूँगा 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के 50 क्वेश्चन का सेट हमारे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने मार्क्स भी बताओगे। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।